जय हिंद। द मास्टर्स यूट्यूब चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। सभी दोस्तों को नया साल के बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी 2026 पहुंच गया, तो सबको अपना ठीक ठाक करना है। क्या ठीक ठाक, पढ़ाई वगैरह ठीक ठाक करना है। और कोशिश करेंगे 2026 में प्रत्येक दिन एक दिन अच्छा काम करने का। मतलब 365 दिन में 365 तो अच्छा काम हो जाएगा हम लोगों का। लेकिन अच्छा काम तो करते रहेंगे। अभी फिलहाल अच्छा काम क्या है हम लोगों का? पढ़ाई लिखाई करना। तो मैं सोचा कि 2026 से आप लोगों के लिए इस टाइप से वीडियो चलाया जाए, जो वीडियो आप लोगों का परीक्षा जब आप लोग लिखेंगे क्लास 12 का, उस टाइम पे 100% मदद करे। और 100% जब मदद करेगा तो वीडियो भी कुछ उसी टाइप से रहना पड़ेगा। तो आज से उसी टाइप का हम लोग का सीरीज चलेगा। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है हम लोगों का। क्या है जी? प्रैक्टिस सेट नंबर 1। प्रैक्टिस सेट नंबर 1। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से जब तक सिलेबस आप लोगों का खत्म नहीं हो जाता, तब तक लगातार सीरीज चलता ही रहेगा हम लोगों का। हो सकता है सप्ताह में 3-4 दिन वीडियो आए, क्योंकि बाकी दिन ऐप में पढ़ाना पड़ता है। लेकिन जो 3-4 दिन में वीडियो आएगा, इस टाइप से वीडियो रहेगा कि आप लोग का परीक्षा में हूबहू क्वेश्चन मैच करेगा। तभी आप लोग को लिखने के लिए मजा आएगा। और कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में कम से कम 3 से 4 लॉन्ग क्वेश्चन को टारगेट करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में अगर एक ही क्वेश्चन रहा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और उतना समय आप लोग के पास में नहीं है। तो आज से आप लोग वीडियो मिस मत कीजिएगा ना। डेली 10:30 बजे मैं कोशिश करूंगा आप लोग के लिए यूट्यूब में अपलोड कर देने के लिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आप लोगों का पोल साइंस का सबसे पहला पार्ट में और सिलेबस में क्या है, अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा ना। और क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा कि इसका क्या लाभ है, क्या उद्देश्य है, क्या हानि है इसका, इस टाइप से ही पूछेगा। इसका क्या महत्व है। देखिए, महत्व बोले, उद्देश्य बोले, लाभ बोले, तीनों सेम सेम टाइप का रहेगा। हालांकि थोड़ा मोड़ा चेंज होगा, बट सेम सेम टाइप का ही रहेगा। तो एक टाइप को अगर ठीक से समझ लेंगे और इंटरनेशनल रिलेशन को इस प्रकार से समझ लेंगे कि तीनों को लिखने के लिए मदद मिल जाएगा हम लोगों को। एक बार पढ़ के निकाल देंगे, बाद में फिर से उसको नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए इसी को आज बेस्ट तरीका से देखते हैं, ताकि फिर से इसको पढ़ने के दरकार हम लोग को ना पड़े। तो देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संबंध की परिभाषा। देखिए, थोड़ा स्पीड पढ़ाता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग देखते नहीं है वीडियो, इसलिए वीडियो पूरा देख के ही आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए परिभाषा देखते हैं सबसे पहले। क्या चीज? परिभाषा। क्या चीज का? अंतरराष्ट्रीय संबंध का क्या परिभाषा। बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय संबंध का पहली परिभाषा में। तो आप लोग यहां देखिए, अंतरराष्ट्रीय संबंध वह विषय है जिसमें विश्व के विभिन्न राष्ट्रों, अंतरराष्ट्रीय संगठन और वैश्विक शक्तियों के बीच होने वाली राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सैन्य संबंध का अध्ययन किया जाता है। मतलब अंतरराष्ट्रीय संबंध में बस देश का नहीं, वर्ल्ड का पूरा संबंध को दर्शाया जाता है। और उस संबंध में वो राजनीतिक सेक्टर से भी हो सकता है, आर्थिक क्षेत्र से भी हो सकता है, सामाजिक मुद्दा भी हो सकता है और सैन्य संबंध भी हो सकता है। इन सारे चीजों को मिला के क्या बनता है? अंतरराष्ट्रीय संबंध बनता है। अगर अभी के जनरेशन में कोई भी देश अपना अंतरराष्ट्रीय संबंध स्ट्रॉन्ग नहीं रखेगा तो उस देश को वर्तमान में जीने के लिए बड़ा दिक्कत होगा। और वर्तमान में जीने के लिए जब दिक्कत होगा तो सोच लीजिए फ्यूचर में उसका क्या हालत होगा। इसलिए आप लोग देखते हैं भारत सरकार उतना पैसा खर्चा कर करके अपना अंतरराष्ट्रीय संबंध क्यों मजबूत करता है, ताकि फ्यूचर में अच्छा हो हम लोगों का ना, पूरा देशवासियों का अच्छा हो। आज के डेट में देख लीजिए, अफगानिस्तान के साथ में भारत का अच्छा संबंध है, रूस के साथ में अच्छा संबंध है, ब्रिटेन के साथ में भी ठीक ठाक संबंध है, फ्रांस के साथ में है, अमेरिका के साथ में भी है, लेकिन उतना अच्छा नहीं, बट है तो सही। इन देशों से क्यों रखा है भारत सरकार अपना संबंध? ताकि अगर मदद मिले तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सैन्य संबंध में वो लोग कभी भारत का क्या कर सके, मदद कर सके। बात समझ में आ गया? तो इसका क्या उद्देश्य होता है, क्या चीज का? अंतरराष्ट्रीय संबंध का उद्देश्य की बात करेगा तो अनलिमिटेड है, बट उतना अनलिमिटेड देख के क्या फायदा। बस 8 बिंदु देखेंगे लोग, कितना? 8 बिंदु को फोकस करेंगे। उसके बाद में जितना आगे सबको स्किप मार देंगे, और उसी बिंदु को मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ जो सबसे ठीक टाइप का भी लगे और इंपॉर्टेंट भी रहे। तो सबसे पहला क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना के लिए। मतलब कोई भी राष्ट्र अपना अंतरराष्ट्रीय संबंध मजबूत क्यों करता है? ताकि उस देश में क्या बना रहे? शांति बना रहे। मतलब अभी भारत को ही देख लीजिए, बाकी देश के साथ में अपने संबंध क्यों बनाने खोजता है? ताकि जरूरत पड़ने पर उस देश से मदद ले, और मदद लेके अपना देश में क्या शांति कायम रख सके। इसलिए कोई भी देश अपना प्रथम में सबका स्रोत क्या होता है कि
अपना देश में शांति स्थापित कर रहा है, क्योंकि जब देश में शांति नहीं है तो कहीं पे शांति नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या, देश के बीच सहयोग और संवाद के माध्यम से युद्ध तथा संघर्ष की संभावना को कम करना तथा विश्व शांति शांति विश्व शांति शक्ति बोल रहे हैं हम, विश्व शांति को बनाए रखने के लिए कोई भी राष्ट्र अपना अंतर्राष्ट्रीय संबंध बेटर करता है, इंटरनेशनल रिलेशन को अच्छा रखता है। जैसे भारत को ही देख लीजिए, वर्तमान में हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय संबंध बहुत ही अच्छा है, काफी देश के साथ में अच्छा है। हालांकि अपना पड़ोसी के साथ में खराब होता है, अब भारतीयों का तो आदत है अपना पड़ोसी के साथ में कभी मिल के हुए रहता ही नहीं है। खैर हम लोग तो अच्छे हैं ना, हम लोग अच्छे हैं, कोई भारत वाला खराब नहीं है। खराब वाला कौन है पता है सबको ना, और उसके साथ में संबंध रख के भी क्या फायदा, क्या मदद करेगा, आतंकवाद। पाकिस्तान से कोई भी राष्ट्र संबंध रख के क्या फायदा करेगा। हम कल ये क्या बोलता है रील्स देख रहा था, वहां पे वेस्ट इंडीज का जो क्रिकेट टीम है पाकिस्तान में खेलने गया, क्रिकेट खेलने गया, पता है जो प्लेयर्स था उन लोग का सामान को टेम्पू गाड़ी में भेज दिया रिसीव करने के लिए। बताओ, टेम्पू गाड़ी में यार, क्रिकेटर, इंटरनेशनल क्रिकेटर, वेस्ट इंडीज वालों को भी कैसा लगा हो, खैर उसका बात नहीं करेंगे। सेकंड में देखेंगे क्या, राष्ट्रीय हित की रक्षा के लिए, मतलब कोई भी राष्ट्र अपना अंतर्राष्ट्रीय संबंध इसलिए स्ट्रॉन्ग रखता है ताकि उसका राष्ट्रीय हित क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो। इसीलिए कोई भी राष्ट्र अपना अंतर्राष्ट्रीय संबंध बेटर रखता है। जैसे क्या है, प्रत्येक राष्ट्र अपने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हित की सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय संबंध के माध्यम से ही करता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्ट्रॉन्ग रहा तो अपना राष्ट्रीय हित को भी वो क्या कर सकेगा, ठीक रख सकेगा। राष्ट्रीय हित का मतलब अपना देश के बारे में हित सोचना। अपना देश के बारे में हित कोई कब सोच सकेगा, जब तुम किसी के साथ में अपने संबंध बेटर रखेगा, और किसी के साथ में नहीं, महाशक्तियों के साथ में। जैसे वर्ल्ड में 5 महाशक्ति है ना, कौन कौन है, यूरोप का 4 ना, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया, और बस एशिया में एक ही कंट्री, कौन, चाइना। इन 5 देश के पास में क्या है, बीटो पावर है, तो इन 5 देश को महाशक्ति कहा जाता है। ठीक है। 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में कूटनीति संबंध का विकास के लिए। कूटनीति का मतलब क्या होता है, सियाना दिखाना। क्या सियाना, अरे साधारण शब्दों में ही कूटनीति का मतलब क्या, सियाना दिखाना, मतलब चालाकी। अब कोई भी व्यक्ति या तो कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय संबंध रखेगा तो क्यों, अपना कूटनीति को विकास करने के लिए। अगर कोई देश कूटनीति को विकास नहीं करने सकेगा तो वो देश ठीक से नहीं चलेगा। देश चलाने के लिए कूटनीति सीखना बहुत जरूरी है, मतलब सियाना सीखना बहुत जरूरी है। तुम कितना पढ़ा लिखा रहो लेकिन तुम सियाना नहीं है ना, तुमको इंसाने नहीं बोलेगा, कोई आएगा कोई ठग के चला जाएगा, इस टाइप का होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, देखिए, देश के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर आपसी विश्वास, समझ और सहयोग को बढ़ावा देना। मतलब अगर तुम किसी के साथ में अंतर्राष्ट्रीय संबंध रख रहा है ठीक ठाक, तो तुम इस टाइप का व्यक्ति को भेजेगा जो कूटनीति में क्या हो, विशेषज्ञ हो। जैसे भारत का एस जयशंकर साहब ना, कूटनीति के मामले में उसको कोई पीछे कर नहीं सकता। मैं उसका वीडियो यूट्यूब में बहुत देखा, पॉडकास्ट वीडियो आप लोगों को पता ही है ना, एस जयशंकर साहब का मैं देखा हूँ। अरे एक यूट्यूब चैनल है राज सिमरी ऐसे क्या नाम से जो चैनल है, उसमें आता है, देखिएगा आप लोग भी। उसमें एस जयशंकर साहब का ना इस टाइप से मतलब इंटरव्यू लेता है ना, देख के मजा आ जाता है। उस बंदा का आईक्यू मतलब कि लेवल्स देखिएगा आप लोग, किस टाइप से कोई भी मुद्दा को इस प्रकार से जवाब दे देगा ना कि कुछ भी नहीं है, उस टाइप से दे देता है। अब बात करेंगे, अच्छा, क्लास 12 फोर्थ सेमेस्टर 2025 का उड़ान कोर्स, इसमें आप लोगों को हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी पढ़ाया जा रहा है। हो सकता है आप लोग का एग्जाम को देखते हुए इसमें इकोनॉमिक्स को भी ऐड कर दिया जाएगा, तो जो बच्चे इसमें नहीं जुड़ा है इसमें जुड़ जाइएगा। और यहाँ का जो फी है 999 अभी नहीं है, आप लोगों को देखते हुए इसका प्राइस 1 साल के लिए 365 रुपया ना, 365 रुपया कर दिया गया है। क्योंकि हमारे पास में वही बच्चे ज़्यादातर पढ़ते हैं जो थोड़ा वीक रहते हैं, वीक का मतलब जिसका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होता है, तो इन सभी को देखते हुए इसका प्राइस बहुत डाउन कर दिए हम लोग। तो 365 रुपया इसका प्राइस है। तो जो नहीं जुड़े हैं जाके आप लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा। अच्छे अंकों से पास होने की 100% गारंटी या मैं देता हूँ खुद आप लोग को, लेकिन आप लोगों को अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा। अच्छा, चौथा में क्या है, यहाँ पे आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। मतलब कोई भी देश अपना अंतर्राष्ट्रीय संबंध इसलिए स्ट्रॉन्ग रखता है ताकि उसका देश में कभी गरीबी आ जाएगा, कभी पैसा का दिक्कत पड़ जाएगा, तो जो देश से अच्छा संबंध रहेगा उसका, उससे वो क्या मदद मांग सके, लोन वगैरह ले सके, पैसा की मदद ले सके। कभी कुछ उसका देश में घाटी टूटी हो जाएगा तो उस देश को बोल के अरे भाई मेरा थोड़ा ये हो गया, दिक्कत हो गया, तुम थोड़ा मदद कर दे, इस टाइप का बात हो सके।
तो इसलिए कोई भी देश अपना आर्थिक मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या मजबूत रखता है। जैसे यहाँ पे क्या व्यापार निवेश और तकनीकी का सहयोग द्वारा देश की आर्थिक प्रगति को सुनिश्चित करना, इसलिए भी कोई भी देश अपना अंतर्राष्ट्रीय संबंध को क्या स्ट्रॉन्ग या मजबूत रखता है। 5 नंबर क्या है, अच्छा समझ में आ रहा है ना आप लोग को, तो कमेंट कर दीजिएगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आप लोग कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर ही दीजिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया या सर, आप लोग को जो भी बोलने का मन लगे बोल दीजिए आप लोग। अच्छा 5 नंबर क्या है, वैश्विक समस्याओं का समाधान। वैश्विक समस्या का मतलब क्या, वैश्विक समस्या उसको कहते हैं जो पूरा वर्ल्ड के लिए दिक्कत होता है। जैसे वैश्विक समस्या में अभी का जनरेशन में सबसे दिक्कत क्या है, आतंकवाद। आतंकवाद बस एक देश का दिक्कत थोड़ी है, पूरा वर्ल्ड का दिक्कत क्या है, आतंकवाद। क्योंकि आतंकवाद कोई भी देश में जब होता है तो उससे बस एक देश प्रभावित नहीं होता है, उसके क्षेत्र में जितने भी आसपास का देश होता है सब उससे प्रभावित हो जाता है। दूसरा क्या है, जलवायु परिवर्तन। मतलब जब कभी भी जलवायु परिवर्तन होगा ना, तो उस टाइम पे क्या भारत को दिक्कत होगा, भारत के साथ साथ पूरा वर्ल्ड को दिक्कत होगा। क्योंकि बस इस पृथ्वी में रहने वाला बस भारत है क्या, सबको इस पृथ्वी में रहता है, तो भारत को बस इससे दिक्कत नहीं, पूरा पृथ्वी में जितना देश है सबको दिक्कत होगा। इसके बाद में क्या, महामारी जैसे दिक्कत, जैसे कोरोना वगैरह था, कोनो कम खराब था कोरोना, बाप रे घर से निकलना बंद हो गया था। तो इन सभी समस्याओं का सामूहिक समाधान करने के लिए, मतलब सामूहिक ही तो करेगा। अब जैसे जलवायु परिवर्तन होगा तो बस क्या भारत का ड्यूटी है ये जलवायु को ठीक करने का, क्या बस भारत बस ठेका लेकर रखा है, पर भारत ये सब चीज को करता भी है। लेकिन पूरा वर्ल्ड का ये भागीदारी है कि जो जलवायु परिवर्तन है उसको ठीक करे, नियंत्रित करे, क्योंकि इस पृथ्वी में रहने वाला एकमात्र भारत नहीं है। बात समझ में आएगा। 6वां नंबर क्या है, 6वां नंबर अंतर्राष्ट्रीय कानून और संस्थाओं को मजबूत करना। मतलब अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंध ठीक ठाक रखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय जो कानून रहेगा उसको भी क्या रखेंगे, मजबूत रखेंगे हम लोग। संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन के माध्यम से नियमों और कानून का पालन सुनिश्चित करना होगा। बात समझ में आ गया, तो यही है। 7 नंबर क्या है, शांति संतुलन बने रहेगा। मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध कोई देश के साथ में रखेंगे तो शांति रहेगा। शांति इसलिए रहेगा क्योंकि सपोर्ट करेगा वो, और कोनो जो दुश्मन देश रहेगा उसके ऊपर में उतना कुछ नहीं करेगा। कुछ नहीं करेगा मतलब समझ में आ जाए, अटैक वगैरह उतना नहीं करेगा। 8 नंबर क्या है, वैश्विक स्थिरता और सुरक्षा के माध्यम से। क्या चीज जी, सुरक्षा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी राष्ट्र अपना अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या सुरक्षा के लिए ही करता है। जैसे जो यूरोप के जो देश है उन सभी ने अपना अंतर्राष्ट्रीय संबंधन बनाया, क्या नाटो ना, नाटो NAT और नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम क्या है कि जब भी एक देश में कोई मारेगा तो नाटो का आर्टिकल 5 कहता है सबको मारा गया है, एक में कोई पीटा तो सबको पीटेगा मिल के ये लोग। तो इस टाइप से अपना मजबूत करने के लिए। बात समझ में आ गया, तो यही है। अच्छा अब देखते हैं क्या, वैश्वीकरण क्या है जी, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, वैश्वीकरण को पहले सिंपली शब्दों में हम बता देते हैं। वैश्वीकरण का मतलब होता है पूरा वर्ल्ड को एक गांव के रूप में देखते हैं। मतलब वर्ल्ड को देश देश जैसे भाग नहीं करते हैं। जैसे ये पूरा एक मैप है ना, ये पूरा मैप है, पूरा ये पूरा वर्ल्ड का मैप है। ये पूरा वर्ल्ड को एक गांव की तरह देखेंगे। मतलब यहाँ का कोई व्यक्ति यहाँ पे इजीली जा सकेगा, यहाँ का कोई व्यक्ति यहाँ पे इजीली जा सकेगा, यहाँ का कोई व्यक्ति यहाँ पे मतलब कहीं पर भी घूम सकता है। तो इसी को क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण के माध्यम से विकास भी होता है, और वैश्वीकरण के माध्यम से एक बंदा दूसरा जगह से तीसरा चौथा पांचवा छठवा इसे कहीं कहीं पे वो जा सकता है। तो इसको समझते हैं कि इसका परिभाषा क्या है, क्या चीज का, वैश्वीकरण का। देखिए परिभाषा इसका ना, वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व के विभिन्न देश आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, तकनीकी, संस्कृति रूप से आपस में जुड़ते हैं, जिससे पूरी दुनिया एक वैश्विक गांव का रूप ले लेता है। मतलब जैसे अफ्रीका का कोई आदमी एशिया महादेश में आ जाएगा तो अफ्रीका का कुछ ना कुछ गुण को यहाँ पे छोड़ जाएगा। एशिया का कोई व्यक्ति जाएगा यूरोप महादेश में, वहां पर भी इस प्रकार का कुछ ना कुछ गुण छोड़ रखेगा जो यहाँ के लोग का रहेगा। तो इससे जो लोगों का जो व्यवहार होता है, व्यवहार का मतलब जो संस्कृति होता है, तकनीकी होता है, वो सब मिक्स हो जाता है। मतलब यहाँ का टेक्नोलॉजी वहां चला जाएगा, वहां का टेक्नोलॉजी यहाँ आ जाएगा। जैसे सोलर प्लांट वगैरह कहानी कहाँ का है ये सब, एशिया में तो पक्का खोज नहीं हुआ होगा, यूरोप वालों ने ही खोज किया होगा। लेकिन वहाँ का टेक्नोलॉजी कहाँ आ गया, भारत आ गया। भारत का मतलब एशियाई देशों में आ गया। तो इससे फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब टेक्नोलॉजी है, आदान प्रदान हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह हो रहा है, इससे व्यापार भी ठीक ठाक होता है ना। अपने पास में कोई सामान ठीक होता है तो उसको बाहर देश को देते हैं, उसके पास में कोई सामान नहीं है तो हम लोग देते हैं। तो इससे देखा जाए तो थोड़ा लाभ इससे हो रहा है।
ना। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, क्या चीज का, वैश्वीकरण का। सबसे पहले हम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, सही बात है ना। अंतर्राष्ट्रीय को व्यापार का बढ़ावा देने के माध्यम से ही वैश्वीकरण को सुनिश्चित किया गया है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति पागल की तरह यहाँ से वहां क्यों जाएगा, सबसे पहला व्यापार के उद्देश्य से ही जाएगा, नहीं यहाँ से वहां जाएगा, वहां से यहाँ जाएगा, क्यों जाएगा, ताकि उसका जो ये व्यापार का जो स्रोत है बढ़ सके। तो ये क्या है, देखिए, देश के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात को सरल बनाकर वैश्विक व्यापार का विस्तार करना। मतलब क्या है यहाँ पे, आयात और निर्यात। आयात का मतलब अपना देश में आना कोई भी चीज को, और निर्यात का मतलब निकालना, मतलब बाहर भेजना, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। बात समझ में आ गया। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के माध्यम से वैश्वीकरण अभी ठीक ठाक है। बात समझ में आ गया। अच्छा, ये बहुत बच्चे का ये कमेंट रहता है कि सर इसका जो पीडीएफ है कहाँ मिलेगा। पीडीएफ हमारा द मास्टर्स एप्लीकेशन ना, द मास्टर्स एप्लीकेशन, द मास्टर जी एप्लीकेशन, आप लोग डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर में जाके, द मास्टर जी लिखिएगा तो वहाँ पे आ जाएगा क्या, हमारा एप्लीकेशन। वहीं पे हम लोग अपलोड कर देते हैं, फ्री रहता है पीडीएफ, पीडीएफ में कोई चार्ज नहीं है। तो आप लोग पीडीएफ सिंपली वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, देखिए, पूंजी और निवेश का मुक्त प्रवाह। मतलब निवेश, कोई यहाँ का बंदा बाहर में जाके व्यापार करेगा। जैसे यूरोप का बहुत सारा देश है जो एशिया में आके अपना पैसा क्या करता है, निवेश करता है। मतलब वहां से अपना आके यहाँ पे व्यापार करता है, क्यों, ताकि उसका व्यापार हो सके। अच्छा, अगर वैश्वीकरण नहीं रहेगा, वैश्वीकरण जैसा कोई संस्था नहीं रहेगा, तो यूरोप का बंदा एशिया आएगा, एशिया वाला घुसने देगा उसको, भाग तुम यहाँ पे क्यों आ रहा है बोलेगा। लेकिन वैश्वीकरण है, बोल देगा वैश्वीकरण है भाई, ऐसा 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 बोल के उसको समझा देगा। मतलब क्या, देखिए, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना और औद्योगिक विकास और आर्थिक वृद्धि को तेज करना। अब वर्तमान में कौन देश नहीं चाहेगा कि उसका आर्थिक चीज स्ट्रांग ना हो, उसका टेक्नोलॉजी स्ट्रांग ना हो। बात समझ में आ गया। 3 नंबर क्या है, तकनीकी और ज्ञान का प्रचार ना। टेक्नोलॉजी और ज्ञान का प्रचार के लिए भी वैश्वीकरण को अपनाया गया है। क्या लिखा गया है, आधुनिक तकनीकी, सूचना और नवसंचार को देश के बीच साझा कर विकास को गति देना। मतलब अपना टेक्नोलॉजी उसको देते, उसका टेक्नोलॉजी उसको देते। जैसे कोरोना के टाइम पे, कोविड-19 के टाइम पे, अगर बाहर देश अपना जो वैक्सीन बनाने का जो फॉर्मूला देश को आदान प्रदान नहीं करता, तो सोचो क्या हालत होता। भारत भी तो किसी से लिया था क्या चीज, वैक्सीन का फार्मूला, और हम लोग ने बनाया, सबको लिया तो हम लोग 3-3 वैक्सीन ना, कोई को डरे नहीं लिया। बोलता था बुखार आता था, हाँ भाई हमको भी आया था बुखार वैक्सीन लेने के टाइम पे, लेकिन कोरोना तो नहीं पकड़ा ना। सबसे अच्छा चीज यही है। 4 नंबर क्या है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। सही बात है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के माध्यम से ही तो कोई भी देश अपना वैश्वीकरण ठीक ठाक करेगा। तो यहाँ पे क्या दिखेगा, उत्पादन, बाजार, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। मतलब उत्पादन, बाजार हो गया। जैसे वैश्वीकरण के माध्यम से ही बाहर का, जैसे चाइना को देख ले, चाइना भारत में अपना सामान क्या बेचता है ना, अनलिमिटेड बेचता है चाइना। तो क्यों, वैश्वीकरण के माध्यम से चाइना कुछ भी बनाएगा, बेचने कहाँ लगे उसको, भारत में। और पता है भारत का व्यक्ति बुर्बक है ना, दुनिया में सबसे बड़ा बुर्बक ग्राहक कहाँ पे पाया जाता है, भारत। अपना देश का बेइज्जती करना हमको पसंद नहीं है, इसलिए ये बात बोल रहा हूँ। आप लोग टीवी देखिएगा, उसमें कोई भी एडवर्टाइज देखिए ना, सेंट लगा दिया, लड़की लोग आ गया, समुंदर में बाइक चलाया, सॉरी, थम्स अप पिया, समुंदर में बाइक चला ना, चिप्स खाया, पूरा बल्ले बल्ले हो गया। खैर, इस इस टाइप का मानसिकता वाले लोग बस हमारा इंडिया में ही भी है ना। मेरा उन लोगों को ये करने का उद्देश्य नहीं है, बट सॉरी, ठीक है। 5 नंबर क्या है, रोजगार के अवसर में वृद्धि। अगर एक जगह से दूसरे जगह में कोई बंदा जाएगा तो उसका रोजगार भी तो बढ़ेगा। उस क्या लिखा गया है, नए उद्योगों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से रोजगार के नए अवसर पैदा करना। मतलब रोजगार वगैरह नया नया पैदा होगा, यहाँ के लोगों को जॉब मिलेगा, वहाँ के लोगों को भी जॉब मिलेगा। क्यों, क्योंकि वैश्वीकरण है। 6 नंबर क्या है, देश के बीच आपसी निर्भरता को बढ़ावा देना। सही बात है, जैसे कोई देश के पास में कोई सामान नहीं है, जैसे भारत के पास में पेट्रोलियम नहीं है, तो भारत पेट्रोलियम कोई देश से लेता है। जैसे दुबई और भारत के बीच में साइन हो रहा है, उससे ये होगा कि भारत सरकार अपना नर्मदा नदी का शुद्ध पानी दुबई को देगा, और दुबई बदले में क्या देगा, कच्चा तेल देगा। उस तरह में पानी का बहुत डिमांड है, और हम लोग का भारत में कच्चा तेल का। पानी ऐसा चीज है जिसके बिना कोई भी काम संभव नहीं है ना। सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक
पानी का यूज होता है, तो इसलिए पानी वगैरह बचा के रखना चाहिए हम लोगों को भी। क्या लिखा गया हम देखें, एक दूसरे पर आर्थिक निर्भरता बढ़ाकर टकराव की संभावना को कम करना। 7 नंबर क्या है, जीवन स्तर में सुधार लाने के माध्यम से भी, मतलब वैश्वीकरण रहेगा तो जैसे अफ्रीका महादेश के लोगों को उतना जिंदगी जीना नहीं आता था, लेकिन वहाँ पे कहाँ कहाँ के लोग गए, उन लोगों को कुछ कुछ सिखाए, तब वहाँ के लोगों को भी थोड़ा ठीक ठाक मतलब विकास हुआ वहाँ के लोगों का भी। तो जीवन स्तर वगैरह ठीक ठाक करने के लिए उनको बताया कि जीवन भाई ऐसे नहीं जिया जाता है, जीवन इस टाइप से जिया जाता है बोल के ज्ञान देना, ये सब चीज करना। लेकिन भारत में ये सब चीज अप्लाई नहीं होगा। क्या लिखा गया, उपभोक्ताओं की बेहतर गुणवत्ता की वस्तु सेवाओं उपलब्ध कर कर जीवन स्तर का उच्च सुधार करने के लिए भी वैश्वीकरण सही विकल्प है। 8 नंबर क्या है, संस्कृति आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। सही बात है, अगर वैश्वीकरण होता है ना, वैश्वीकरण इस दुनिया में हुआ इसीलिए तो हम लोग जीन्स पैंट पहनते थे, नहीं तो हम लोग धोती पहनते थे पहले। तो वैश्वीकरण का ही देन है कि भारत का प्रत्येक पुरुष पैंट शर्ट पहनता है, क्योंकि ब्रिटेन वाले यहाँ पे आए थे और उन लोगों ने अपना पैंट शर्ट का फॉर्मूला पूरा भारत में चला दिया। तो संस्कृति वगैरह आदान प्रदान, उसके बाद धर्म भी होता है। खैर हम धार्मिक चीज में ज्यादातर नहीं कहेगा, क्योंकि बड़ा कंट्रोवर्सी हो जाता है सब चीज ना, लेकिन अपना संस्कृति टेक्नोलॉजी वगैरह आदान प्रदान इससे होता है, ये अच्छा चीज है। चलो ठीक है, ये क्या का था, ये वैश्वीकरण का था। अब देखते हैं क्या उदारवाद का, क्या देखते हैं जी, उदारवाद। विश्व के कुछ प्रमुख राजनीतिक सिद्धांत ना, विश्व के कुछ प्रमुख राजनीतिक सिद्धांत क्या है जी, विश्व के कुछ प्रमुख राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत ना, विश्व के कुछ राजनीतिक प्रमुख सिद्धांत में एक आता है क्या, उदारवाद। क्या आता है जी, उदारवाद, उदारवाद ना। दूसरा आता है क्या, मार्क्सवाद, मार्क्सवाद। और तीसरा आता है क्या, गांधीवाद, गांधीवाद। तो इसको पहले देखते हैं ना, हालांकि और भी वाद है कुछ कुछ, लेकिन उदारवाद जो है सबको जानना ही चाहिए, और उदारवाद एक अच्छा चीज है। दूसरा क्या, मार्क्सवाद, मार्क्सवाद को भी देखेंगे। एक कार्ल मार्क्स नाम का व्यक्ति था, उसने मार्क्सवाद का बहुत ज्यादा, मतलब मार्क्स ने बहुत सारा इस प्रकार से लोगों को बात बताया जो बात लोगों को ठीक लगा। हालांकि जिस टाइम पे कार्ल मार्क्स जिंदा था उस टाइम पे उसका बात को कोई उतना वैल्यू नहीं दिया, पूरा वर्ल्ड में हिया हुआ घुमा, लेकिन उसका बात को कोई वैल्यू नहीं दिया। जब वो मर गया तो उसका बात लास्ट में पब्लिश हुआ। और तीसरा क्या, गांधीवाद, गांधी जी ने अपना जिंदगी में जो चीज को अप्लाई किया उसको देखना है। सबसे पहले क्या देखेंगे, उदारवाद। और उदारवाद को इंपॉर्टेंट लिख लीजिए आप लोग, बात समझ में आएगा। उदारवाद को इंपॉर्टेंट का मार्क दे दीजिए आप लोग। देखते हैं क्या उदारवाद क्या चीज है, उदारवाद क्या है। देखिए उदारवाद का परिभाषा, उदारवाद एक राजनीतिक आर्थिक विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव अधिकार, लोकतंत्र, कानून के शासन तथा मुक्त बाजार व्यवस्था पर विशेष ध्यान देती है। क्या चीज, उदारवाद। मतलब उदारवाद का जो व्यक्ति है, मतलब जानने वाले लोग हैं, विशेषज्ञ है क्या के, उदारवाद के, उन लोगों का कहना है कि इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू किसको देना चाहिए, व्यक्ति को देना चाहिए ना। कुछ भी हो लेकिन इस दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यू किसको दो, व्यक्ति को दो। क्योंकि इस दुनिया में अगर व्यक्ति ये नहीं रहेगा तो दुनिया किस काम का। बात तो सही है ना। उन लोगों का ये भी कहना है कि राष्ट्र में और व्यक्ति में ज्यादातर वैल्यू किसको देना चाहिए, तो उन लोगों का कहना है कि क्या, व्यक्तियों को वैल्यू देना चाहिए। बात तो सही भी है, क्योंकि उन लोग कहते हैं, वे लोग कहते हैं कि व्यक्ति ने राष्ट्र को बनाया, राष्ट्र ने व्यक्ति को नहीं बनाया। फेवरेट वो लोग का डायलॉग है। तो इसलिए ज्यादातर वैल्यू किसको दो, व्यक्ति को दो। अमीरी गरीबी कुछ नहीं है, जो गरीब है वो भी इंसानी है, जो अमीर है वो भी क्या है, इंसानी है। दोनों का ब्लड का रंग भी लाल लाल है, तो इंसान को वैल्यू देना चाहिए। उन लोग का अच्छा विचार है हालांकि एक, तो इसका कुछ क्या है, कुछ उद्देश्य है क्या का,
उदारवाद के कुछ प्रमुख उद्देश्य। इसमें सबसे पहले क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना। मतलब उदारवाद के जो जानने वाले लोग हैं, विशेषज्ञ हैं, उन लोगों का कहना है कि सबसे पहले व्यक्ति को क्या दो, स्वतंत्रता की रक्षा करो। अगर कोई भी बंदा या तो कोई भी राष्ट्र अपना व्यक्ति का स्वतंत्रता का हनन करेगा तो व्यक्ति अपना डेवलपमेंट कैसे करेगा, और अगर व्यक्ति डेवलपमेंट नहीं करा तो राष्ट्र कैसे डेवलपमेंट करेगा, और राष्ट्र डेवलपमेंट नहीं करा तो अंतर्राष्ट्रीय कैसे डेवलपमेंट करेगा। बात तो कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक नहीं, बहुत हद तक सही है ना। इसलिए सबसे ज्यादातर व्यक्ति की स्वतंत्रता की क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। इसलिए भारत में क्या, आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति तथा कार्य की स्वतंत्रता प्रदान करना उदारवाद का मुख्य उद्देश्य है। और कोई भी देश को ये सब चीज उसको छूट देना ही चाहिए व्यक्ति को। दूसरा क्या है, मानव अधिकारों का संरक्षण। मतलब मानव का जो जो संरक्षण होता है उसको भी क्या रक्षा करना चाहिए देश को। क्या कहता है, देखिए, जीवन, समानता, सम्मान जैसे मूल अधिकार की रक्षा मानव गरिमा को बनाए रखता है। अगर मानव को डेवलपमेंट करना है, इंसान का डेवलपमेंट करना है, तो उसका जो गरिमा रहेगा उसको ठीक रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर इंसान डेवलपमेंट नहीं है तो राष्ट्र डेवलपमेंट कैसे होगा। सही चीज है एकदम। अगर जहाँ के लोग जैसे रहेंगे वहां पे डेवलपमेंट भी वैसे ही रहेगा। अभी जाके कोई अफ्रीका महादेश में डेवलपमेंट खोज के दिखाइए, क्यों नहीं है वहाँ पे डेवलपमेंट। हालांकि वहाँ के भौगोलिक कल्चर भी ठीक नहीं है, मतलब जोग्राफिकल कल्चर वहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है क्या चीज़ को, अफ्रीका महादेश को डेवलपमेंट करने के लिए। क्योंकि 9 देश में तो मरुस्थल फैला हुआ है, सहारा मरुस्थल तो वो है, लेकिन भी वहाँ के जो लोग उतना डेवलपमेंट नहीं है जितना होना चाहिए, इसलिए वहाँ पे देशी विकास नहीं है। तो लोगों को ठीक ठाक रहना बहुत जरूरी है। 3 नंबर क्या है, लोकतांत्रिक शासन को मजबूत करना। सही चीज है। अगर उदारवाद लाना चाहिए कोई भी देश में और व्यक्ति को वैल्यू देना चाहिए और व्यक्ति को वैल्यू मिल रहा है, मतलब जो देश में व्यक्ति को वैल्यू बहुत ज्यादा मिल रहा है उस देश में पक्का लोकतांत्रिक शासन है। मतलब जो सरकार रहेगा उसको जनता तय करेगा, और जहाँ पे इस टाइप का विकल्प रहेगा वहाँ पे डेवलपमेंट ठीक ठाक ही रहता है। क्योंकि वहाँ पे कोई मनमानी करने नहीं सकेगा। जैसे अपना भारत में क्या है, लोकतांत्रिक शासन है, इसलिए जनताओं का, व्यक्तियों का बहुत ज्यादा का डेवलपमेंट होता है। जनता की भागीदारी और जहबेद शासन की स्थापना कर पर उदारवाद बल देता है। मतलब इससे तानाशाही नहीं होता है, बात यही कहता है। 4 नंबर क्या है, कानून के शासन की स्थापना। अगर कानून का शासन रहेगा तो बहुत कम चांसेस है कि वहां पे मानव अधिकार का क्या होगा, हनन होगा। तो वही बात कहता है, अगर मानव का डेवलपमेंट करना है तो कानून शासन को तगड़ा रखना बहुत जरूरी है। मतलब समाज में सभी नागरिकों के लिए समान कानून को लागू करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए। इसलिए भारत में आर्टिकल 14 विधि के समक्ष सब कोई क्या है, समान है। ठीक चीज है ना। जितना आम पब्लिक का अधिकार है उतना कोई बड़ा पोस्ट वाला व्यक्ति का भी वही अधिकार है। यही चीज है। 5 नंबर क्या कहता है, समान अवसर की व्यवस्था। मतलब जाति, धर्म और वर्ग के ऊपर उठकर सभी को समान अवसर उपलब्ध करना, किसी को भी भेदभाव नहीं करना। मतलब कि सबको सम्मान देना, सम्मान नजर से देखना, तभी तो इंसान का वैल्यू होगा। और इंसान का वैल्यू होगा तभी तो हम लोग क्या कहेंगे, उसको उदारवाद कहेंगे। 6वां क्या है, मुक्त बाजार और व्यापार को प्रोत्साहित करना। जहां पे उदारवाद रहेगा वहां पे मुक्त बाजार और व्यापार वगैरह ठीक ठाक होगा। क्योंकि अगर व्यक्ति को वैल्यू मिलेगा, मतलब सारे व्यक्ति को वैल्यू मिलेगा, और सारे व्यक्तियों को वैल्यू मिलेगा तो कोई भी बंदा कहीं पे जाके अपने सामान वगैरह बेच सकता है ना, व्यापार कर सकता है। आर्थिक स्वतंत्रता के माध्यम से उत्पादन, प्रतिस्थापन, विकास को इससे बढ़ावा वगैरह भी मिलता है। 7 नंबर क्या है, राज्यों के हस्तक्षेप को सीमित रखना। मतलब राज्य इस तरह कानून बनाए कि जनता के हित में हो। अगर राज्य इस टाइप का कानून लाए जो जनता के हित में नहीं रहेगा तो इंसान अपना डेवलपमेंट कैसे करेगा, और इंसान डेवलपमेंट नहीं किया तो उसको हम लोग उदारवाद नहीं कह सकते। मतलब व्यक्ति और समाज के निजी मामलों को राज्य की भूमिका न्यूनतम रखना। मतलब राज्य कोई इस प्रकार का ठोस कानून ना बनाए जो जनता के हित में नहीं रहेगा। जैसे 1919 में रोलेट एक्ट आया था, तो वो जो रोलेट एक्ट था वो ठीक था नहीं था, इसलिए बहुत ज्यादा भारतीयों ने उसका क्या किया था, विरोध किया था। महात्मा गांधी ने खुद उसको काला कानून कहा था। क्यों कहा था, क्योंकि वो कानून था
भारतीयों के पक्ष में नहीं, मतलब भारतीय नहीं, इंसानों के पक्ष में ही नहीं रहता था। 8 नंबर क्या था? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति को बढ़ावा देना। सही चीज है। अगर कोई भी उदारवाद को मानने वाले लोग रहेगा तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति को वैल्यू बढ़ावा जरूर देगा, क्योंकि जब तक अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्टेबल नहीं रहेगा तब तक व्यक्ति का रक्षा नहीं होगा। मतलब यह क्या का सहयोग, संवाद और सह अस्तित्व के माध्यम से विश्व शांति को मजबूत करना। और जब तक विश्व शांति मजबूत नहीं होगा तब तक किसी का डेवलपमेंट कैसे होगा? हो गया ना? हाँ, इतना ही था। क्लास 12 फोर्थ सेमेस्टर 2025 उड़ान कोर्स, इसमें अगर आप लोग जुड़ के पढ़ते हैं तो आप लोग का तैयारी बहुत अच्छा होगा, और मैं अपने मन से कहता हूँ आप लोग का रिजल्ट अच्छा होगा। और बहुत सारे बच्चे का ये डिमांड रहता है कि सर इंग्लिश का क्लास कहाँ पे होता है? तो इंग्लिश का क्लास भी ऐप पर ही चलता है ना। आप लोग ऐप पहले डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आप लोग को इंग्लिश का भी मिल जाएगा। वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीक़ा से सिमरन मैम आप लोग की क्लास लेती है, जो आप लोग को पसंद भी आएगा ज़रूर। ठीक है, तो मिलते हैं सेकेंड प्रैक्टिस सेट में, तब तक इतना ही। जय हिंद।